प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज जर्मनी से चौधरी हमीदुल्लाह जफ़र साहब हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान के जो हालात है सबको नज़र आ रहे हैं। इसी सिलसिले में चौरसा से पूछेंगे कि आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में। जी चौरसा, अस्सलाम वालेकुम। जी चौर साहब, क्या चल रहा है? बड़े खतरनाक हालात होते जा रहे हैं। इमरान खान को घेरे में लिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उस पर ऐसे मुकदमात बनाए जाए ताकि वो अपना किसी नई मुसीबत में पाकिस्तान को डालना चाहते हैं। देखें मोहतरम बारिक साहब, बात यह है कि पाकिस्तान अपने नाजुक तरीन दौर में से गुजर रहा है। जी, इससे पहले जंगें भी हुई, हालात भी खराब होते रहे और मुख्तलिफ हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन पाकिस्तान आजकल जिन शदीद खतरात में से गुजर रहा है, जी, इससे पहले कभी ये हालात नहीं थे। बिल्कुल। और असल में पाकिस्तान वो अजीम शान इस्लामी मुल्क है जो न्यूक्लियर पावर है। जी, वो जितने भी दुश्मनान इस्लाम है और बड़ी ताकतें हैं उनको खटकता है। इसलिए वो बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इस मुल्क को गैर मुस्तहकम किया जाए और इनके पास जो एटमी प्रोग्राम है इसको रोल बैक किया जाए। जी, लेकिन पहले तो वो कामयाब नहीं हुए। अब जब इमरान खान की हुकूमत आई और फिर उसके बाद पाकिस्तान की मईशत कुछ बेहतर होना शुरू हुई, तो फिर अमेरिका को इस बात की जरूरत पड़ी कि एशिया के इस हिस्से में वो अपना एक जगह जो है उसको हासिल करने की कोशिश करे। जी, पहले उसने बहुत सारी इर्द गिर्द ममालिक में कोशिश की है कि कहीं उसको पैर जमाने के लिए जगह मिले, लेकिन जब वो हर तरह से नाकाम हुआ तो फिर उसका हदफ जो है वो पाकिस्तान है। और आप जानते हैं और हमारे कायरीन भी इस बात से अच्छी तरह आगाह है कि हमारे मुल्क में तो बदयानती है, हर आदमी की एक कीमत है और वो बिक जाता है। जी, चुनांचे उन्होंने हमारी फौज को भी, जो फौज कसा से अमेरिका के तसल्लुत में थी, अब उन्होंने बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट को, फौज को और बाद सियासी पार्टियों को, ऐसी सियासी पार्टियों को जो हमेशा ही देखती हैं कि हमें इक़्तिदार मिले तो हम हर एक काम करने के लिए तैयार हो गए, जी, अपनी खुददारी बेचने के लिए और अपने सारे इक़्तिदार को बोलने के लिए। तो अमेरिका की ये खुशकिस्मती है सॉरी कि उन्हें ये दोनों पार्टियां, अपना जरदारी साहब की पार्टी पीपल्स पार्टी और नून लीग, और अपना जो नवाज शरीफ साहब है नून लीग के, वो बाहर बैठे हैं। बाहर से भी वो राब्ते कर रहे थे कि किसी तरह मेरी सजाएं माफ हो और मैं पाकिस्तान में आके सियासत में हिस्सा लूं। तो अमेरिका के लिए ये मौका बड़ा ही नायाब था, इसलिए उसने उससे भरपूर फायदा उठाते हुए जो पाकिस्तान की ताकतें हैं, जो फैसला घर है, जो बादशाह घर है, उनको अपने दाम में फंसा दिया है। और अब पाकिस्तान जो है वो अच्छा ठीक है। तो इस तरह से अब क्योंकि हमारी मैशत जो है वो कुछ ठीक हो रही थी, इमरान को जब उन्होंने हटाया है तो अब मैशत भी डामाडोल है और पाकिस्तान के पास तो ज्यादा से ज्यादा हिकमा गुजारने के लिए पैसा है, फिर फौज की भी जरूरियात है, वो भी पूरी करनी मुश्किल है। तो इस मैशत के गिरदार में जबकि डॉलर की कीमत ऊंची उड़ान भर रही है, पाकिस्तान को माशी तौर पर बदहाल किया जा रहा है। और फिर इसमें से जब पाकिस्तान जो है वो नहायत ही मैशियत के तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएगा, तो फिर वो कहेंगे ठीक है हम आपको पैसे देते हैं, आप अपना काम चलाएं, लेकिन फिर इसके बदले ये है कि आप इस आइटमी प्रोग्राम को खत्म कर दें। तो ये जो हालात पैदा हो चुके हैं ये पाकिस्तान के लिए नहायत खतरनाक है।
اور اس میں عمران خان جو ہے وہ بڑی جرأتمندی سے اور بڑی بہادری سے وہ یہ چاہتا ہے کہ اب دوبارہ الیکشن ہو اور پھر اس کو موقع ملے اور پاکستان کو وہ سنبھالنے کی کوشش کرے. لیکن اس وقت تمام سیاسی جماعتیں جو 12 اکٹھی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے اسمبلی میں کیا حال ہے. بالکل وہ اکٹھی ہو کے اب عمران خان کے لیے انہوں نے نہایت ہی خطرناک حالات جو ہے وہ پیدا کر دیے ہیں. اور آپ نے دیکھا ابھی جو چند ہفتے پہلے اس کا وہ جو جلوس نکلا ہے، وہ جانا چاہتا تھا اسلام آباد، اس میں کس طرح تشدد کے ساتھ اس کی تحریک کو، حالانکہ وہ پرامن لوگ تھے، اس میں تو عورتیں بھی تھیں، چھوٹے چھوٹے 6 ماہ 3 ماہ کے بچوں کو وہ اپنی جولی میں لے کر آئی تھی. کس طرح اس پر تشدد کیا گیا اور آنسو کیسے. جی یہ میرا خیال ہے میں کچھ سوال کرتا ہوں آپ سے، بڑے ضروری ہیں. اب اس پہ غداری کا مقدمہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی بالکل، وہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ عمران خان، ابھی پرسوں اسد درانی صاحب کا ایک مضمون آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان ایک جن ہے جس کو بوتل سے تو انہوں نے نکال دیا ہے، لیکن اب اس کو بوتل میں ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. تو عمران خان تو ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ چاہتا ہے کہ میں اس ملک کے لیے کچھ کر جاؤں. اسی طرح قوم بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے. تو ان کے لیے جو خطرہ ہے اب وہ عمران خان ہے اور امریکہ کے لیے بھی. بلکہ یہاں تک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کمرے میں ایک میٹنگ ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قابو نہیں آتا تو اس کو جان سے مار دیا جائے. تو یہ چیز جب باہر آ گئی اور عمران خان نے اس کا اظہار بھی کر دیا تو اب ان کا یہ ہے کہ ہم آرٹیکل 6 لگا کے تو اس پہ غداری کا مقدمہ چلا کے اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ سیاست سے آؤٹ کرتے اور یا پھر لاحل کرتے. اس طرح کے جو حربے ہیں وہ اب عدالتوں میں بھی اس طرح کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں اور دشمن جو ہے وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. لیکن اگر انہوں نے ایسا کیا تو ممکن ہے کہ ملک میں خانہ جنگی ہو، خانہ جنگی. اور پھر دشمن کے لیے تو یہ سارے موقع جو ہے وہ فائدہ مند ہے. لیکن پاکستان کی اب مکمل نہیں ہو سکتا کہ اس کو اگر اندرونی طور پر تباہ کیا جائے یا معاشی طور پر تباہ کیا جائے. اس لیے اس وقت پاکستان نہایت ہی شدید خطرات میں ہے جو پہلے کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا. ایک سوال ہے چور صاحب یہاں پہ کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہے سوشل میڈیا پہ، اور میں نے بھی بے شمار لوگوں کے ساتھ ایک پروگرام شروع کیا، آپ کی آواز، وہ سارے چیف آف آرمی سٹاف کو کہہ رہے کہ قصور اس کا ہے. پاکستان میں کیونکہ مسائل ہیں، لوگ کھل کے بات نہیں کرتے، جو کرتے ہیں ان کو پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے. اور ایک طرف ہماری جو فوجی قیادت ہے وہ کہتے جی ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے، دوسری طرف ان کے بغیر ملک چلتا نہیں ہے، سب کو پتہ ہے نا، یہ بچوں والی بات ہے. تو آپ کیا دیکھتے کہ امریکہ نے کون سا چلو پیسہ دیا یا لالچ دیا یا انہوں نے کوئی ڈرایا دھمکایا؟ یہ سب ڈر کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ سب عدالتیں ایسے فیصلے کر رہی ہیں جو بالکل ہی سمجھ نہیں آتی کسی فیصلے کی کسی کو بھی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے چیف آف سٹاف کا ذکر کیا، اسٹیبلشمنٹ کا سارا. بات یہ ہے کہ یہ سب بکے ہیں، عدالتیں بھی بکی ہیں اور پارٹیاں بھی بکی ہیں. اب آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے بیلجیم میں مجھے ایک معتبر، میں اس پہ اعتبار نہیں کرتا تھا لیکن جو میرے پاکستان میں معتبر ذرائع ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ان کو اور ISI کے چیئرمین کو بیلجیم میں بہت بڑی انہوں نے جگہ دی ہے، محلات دیے ہیں اور اسی طرح عدالتیں بھی جو ہے وہ ان کو بھی. تو یہ جو کھیل چلا ہے نا اب یہاں پہ تو پھر جو ہے وہ ملک کے لیے تو کوئی سوچنے والا نہیں ہے. چیر صاحب ایک چیز بتائیے کہ اگر عمران خان کو جانی نقصان پہنچتا ہے یا پکڑتے ہیں تو عوام قابو کر سکے گی، اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکے گی؟ بالکل نہیں کر سکے گی. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایکس لیفٹیننٹ جنرل، میرا خیال ہے ان کا نام مجھے اب نہیں یاد ہے، انہوں نے بہت پہلے شروع میں جب یہ حالات ہوئے ہیں
उन्होंने एक इंटरव्यू उनका चला था जिसमें उन्होंने इन हालात का सारा तजिया बताया था कि किस तरह से अमेरिका और फिर यहाँ के जो लोग हैं मिलके तो पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा देंगे कि बिल आखिर वो बड़ी ताकतें कहेंगी कि ठीक है, हम आपके मुल्क को जो दिवालिया हुआ है हम आपकी मदद करते हैं, लेकिन आप इस साइड में प्रोग्राम को रोल बैक करें। तो उन्होंने तजिए के आखिर में कहा कि फिर ये लड़ाई गली गली होगी और फिर उसको कोई नहीं संभाल सकेगा। अच्छा खतरनाक होगा। चौधरी साहब ये बताइए कि जितने लोग वहां बैठे हुए हैं, किसी को इस वक्त ख्याल नहीं आ रहा, वहां परेशान है, लोग तड़प रहे हैं, मुझे कॉलें आ रही हैं, मैं उनकी कॉलें ले रहा हूं, यहाँ पे वो रो रहे हैं, उनकी चीखें निकल रही है कि ये क्या कर दिया, किसी को तरस नहीं आ रहा वहां पे कौम पर? देखिए बात ये है कि जिन लोगों को पाकिस्तान से मोहब्बत है वो तो ऐसे ही उनका रवैया होगा, वो आपको भी कॉल करेंगे, वो रोएंगे, वो पीटेंगे। आप देखें ना, पूरी कौम सड़क पे निकली हुई है। इमरान खान के जलसों में आज भी जो शांगला में जलसा था उसमें देखें पब्लिक कितनी है, और वो बेचारा अब वो सरहद में बैठा है इसलिए कि सरहद में उनकी अपनी हुकूमत है, वहां उसको सेफ्टी है, वरना अगर वो बंगाला में होता या पंजाब में होता तो आप कब उन्होंने गिरफ्तार कर लेना था। अच्छा, उसमें इल्जाम लगा रहे कि वो पाकिस्तान टूटने की बातें कर रहा है। छोटा सा एक सवाल है कि जब बांग्लादेश टूटा था तो जिम्मेदारी तो उस वक्त भी किसी ने अपने सर पे ली थी ना? नहीं, उस वक्त देखे ना, बात असल ये है कि जब मशरक़ी पाकिस्तान टूटा है उस वक्त कौन था हुक्मरान? जनरल याहिया खान फौजी थी ना। बिल्कुल। और वो चाहते तो वो कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन उस वक्त भी फौज भी थी, सियासतदान भी थे, जिन्होंने उस वक्त मुल्क के हालात को इस नहज पे पहुंचा दिया था कि ढाका में हमारे पाक आर्मी को वहां सरेंडर करना पड़ा, हमारे फौजी 90,000 कहते हुए, और मुल्क का वो कीमती हिस्सा जो था, जो मुहब्बे वतन लोग थे, वो फिर अलग रियासत में तब्दील हुए और उसका नाम बांग्लादेश हो गया। तो अब ये जो आपने बताया है बड़े तजिया नगारों ने ये बात चंद दिन पहले की है, ये सिर्फ इमरान खान ने नहीं की। हारून रशीद साहब जो एक बड़े अच्छे तजिया नगार है और मेरे बड़े पसंदीदा एंकर है, उन्होंने भी इस बात का इजहार किया है कि मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम करने की साजिश है, और इमरान खान ने चूंकि इसका बरमला इजहार करके अपनी कौम को बताने की कोशिश की है, और अब सारे बिच्छू जो है वो अब उसको डसने के लिए जो है वो अपने बिलों से निकल पड़े हैं। जरदारी साहब भी बयान दे रहे हैं। जी जी। अच्छा चौधरी साहब, मुख्तसर सा बताइए कि अब इमरान खान क्या करेगा आपके ख्याल में? इमरान खान तो एक तो बात यह है कि वो हर चीज को अवाम के सामने पेश कर रहा है और बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ कर रहा है, और वो ये चाहता है कि कौम जो है वो हर बात से आगाह होके वो निकले और वो इनका तिया पांचा करे। अब देखे, अगर हालात ऐसे ही रहे और किसी ने अकल की नाखुन ना लिए तो फिर जिस तरह श्रीलंका में हुआ है वही मंजरनामा इधर हो जाएगा। चले, कोई मैसेज देना चाहे चौधरी साहब आप पब्लिक को? जी, कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज ये है कि पाकिस्तान में जो 99% लोग हैं वो मुहिब वतन लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। बिल्कुल। तो मेरी उनसे मैसेज यही है कि वो उठे और अल्लाह ताला के दरवाजे को खटखटाए और इस मुल्क की सलामती के लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला इस पाक वतन को हमेशा सलामत रखे और दुश्मनों के सारे इरादों को नेस्तो नाबूद कर दे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये देखे दर्द रखते हैं लोग, कितनी तकलीफ में है। आपने अभी ये जो चौधरी साहब की बातें सुनी, एक ज़बरदस्त तरीके के साथ उन्होंने समझाने की आवाम को कोशिश की है। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।